हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए सभी लोग और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे क्लास 9। और क्लास 9 और 10 से ही दोस्तों आपको क्लास 9 10 जो आपके सामाजिक विज्ञान के जो आप शिक्षक बनेंगे तो उसमें 9 10 से ही आपको 80% सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होगा डेली वाइज 9 PM में। और ज्योग्राफी भी आपका 6 to 10 करा दिया गया, वहां भी 9 10 करवा दिए हैं। और हिस्ट्री हम आज से शुरू कर रहे हैं 9 वाला, और 9 भी आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी पे आएंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स करवाएंगे, ठीक है। तो 9 का ये चैप्टर नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग यहाँ पर 75 सवाल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर। ये हमारा व्हाट्सएप है 7857824310, जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पीछे जितनी क्लासेज हुई है वो भी, और आपका इसका भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। डेली आपकी जो क्लास चल रही है वो रात में 9 बजे चल रही है दोस्तों। NCERT 9th, जी हाँ दोस्तों 9 की शुरू हो गई है आपके NCERT, है ना। और हिस्ट्री है, और चैप्टर नंबर 1 है फ्रांस की क्रांति। और ये आपका NCERT SCERT दोनों बेस्ड है ना। SCERT से भी जो सवाल बनता था उसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो ये दोनों से संबंधित आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा व्हाट्सएप है जहां आपको जुड़ना पड़ेगा। 499 का इसमें चार्ज है, एक बार आपको पे करना पड़ेगा, वन टाइम 499। इसी नंबर पे ऑनलाइन पे करके आपको व्हाट्सएप में जुड़ना होगा, तभी आपको वहां पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग मेंबर जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें जुड़ जाइए। पीछे जितनी क्लासेज हुई है ना, 3 बजे से भी हमारी क्लास चलती है। तो 3 बजे अभी लगभग 34 टेस्ट उसमें हो गया है। और अभी ये रात में NCERT सीरीज चलता है आपका, ठीक है। तो ये नंबर है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप कुछ भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा। बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। बास्तिल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है ना। क्या होगा, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। जी हाँ, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, बी भी आपका सही है, और सी भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। जो बास्तिल का किला था दोस्तों फ्रांस में, ये क्या था, तो ये सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। आमतौर लोग बास्तिल से क्या करते थे, तो घृणा करते थे। और फ्रांस में किले की ये जेल थी। आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में दोस्तों। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, 1789 ईस्वी। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और उस समय फ्रांस की क्रांति के समय दोस्तों यहाँ के राजा कौन था, तो लुई 16वां। जी हाँ, लुई 16वां को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रांति 1789 के बाद फ्रांस का कितना विदेशी ऋण था, है ना। जब क्रांति होती है फ्रांस की 1789 में, उसके बाद फ्रांस पर दोस्तों बहुत बड़ा कर्ज लग जाता है। और वो कितना ऋण कर्ज के रूप में था, तो टोटल जो था दोस्तों 10 जो अरब लिब्रे था वो पहले से था, और 2 अरब इस पर और चढ़ जाता है। तो टोटल 12 अरब लिब्रे इस पर क्या था, तो कर्ज था। लिब्रे क्या है, तो यहाँ की मुद्रा थी उस समय, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की लुई 16वां किस राजवंश से संबंध थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो लुई 16वां थे ना, लुई 14वां 15वां 16वां, ये जो लुई थे ये किस राजवंश से थे, ये किस वंश से थे, तो ये थे दोस्तों आपका बुर्बो राजवंश। किससे थे दोस्तों, बुर्बो राजवंश से थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर देना है ना। जितने लोग लाइव हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में इसको देख लिया कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।
पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था, है ना। राष्ट्रीय सभा दोस्तों राजा के द्वारा बुलाया गया था। आखिर क्यों बुलाया गया था, तो कर्ज बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्रांस जो था ना पूरा दोस्तों ऋण में डूब चुका था, कर्ज में डूब चुका था, और इन्होंने दोस्तों कर को बढ़ाने के लिए ही क्या बुलाया था, तो आपका राष्ट्रीय सभा को बुलाया था। आंसर क्या हो जाएगा, कर लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का किसका शासन था। तो अभी न बताए थे फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में, है ना। और उस समय दोस्तों यहाँ का जो राजा था वो था लुई 16वां। कौन था भाई साहब, लुई 16वां था आपका फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक। अगला प्रश्न है आपका राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुए थे। जी हाँ, जब राजा दोस्तों झगड़ा हो गया था राजा से जनता का, है ना, तो जो राष्ट्रीय जो सभा थी, है ना, जो जनता लोग एक सभा बनाए राष्ट्रीय सभा, ये एक जगह पर एकत्रित हुए थे। वो जगह कौन सा था ये पूछा जाता है। तो वो टेनिस का कोर्ट था दोस्तों, है ना, वो टेनिस कोर्ट था, बुक में पढ़े होंगे। तो वो टेनिस कोर्ट में सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए थे आपका। और आगे कैसे किस प्रकार से आंदोलन करना है, कैसे क्या करना है, संविधान बनाना है, क्या करना है, उन सारी चीजों पर एकत्रित हुए थे यहाँ पर बातचीत करने के लिए। अगला है आपका 8 नंबर प्रश्न कि लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। लुई 16वां जो था ये फ्रांस की राजगद्दी पर दोस्तों कब बैठा था, 1789, 1774 या 1789, या फिर आपका ऑप्शन और है यहाँ पर 1874। आंसर क्या हो जाएगा, तो लुई 16वां जो दोस्तों गद्दी पर बैठा था ये 1774 ईस्वी में बैठा था आपका। ठीक है, 1774 में लुई 16वां बैठा था गद्दी पर, और 1789 में जाकर के फ्रांस की क्रांति होती है आपकी। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि एस्टेट से क्या अभिप्राय था दोस्तों। एस्टेट देखिए जैसे हमारे समाज में ना, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भाग में वर्ण बटा हुआ था, उसी प्रकार से फ्रांस में दोस्तों यहाँ पर एस्टेट में बटा हुआ था। और यहाँ पर 3 प्रकार के एस्टेट होते थे, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम एस्टेट जो था दोस्तों जिसमें पादरी वर्ग रहते थे, दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग रहते थे, और तीसरे में मजदूर वर्ग और आपका उद्योगपति व्यापारी लोग रहते थे तीसरे स्टेट में। तो ये तीनों स्टेट आप याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। तो स्टेट से क्या मतलब था दोस्तों, यानी कि फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन हुआ था 3 स्टेट में। पहला स्टेट में कौन था, तो पहला स्टेट में पादरी वर्ग रहता था। ठीक है, दूसरा स्टेट में कौन था, तो कुलीन वर्ग रहता था दूसरे स्टेट में, और तीसरा स्टेट कौन था दोस्तों, जिसमें मजदूर वर्ग, है ना, मजदूर वर्ग रहते थे, और आपके इसमें जो व्यापारी होते थे वो रहते थे, है ना, वकील होते थे जो रहते थे, उसके अलावा जो भी थे वो इसमें तीसरे स्टेट में थे आपके। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की जो घोषणा की गई थी वो किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय महासभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय महासभा के द्वारा, फ्रांस में राष्ट्रीय महासभा के द्वारा दोस्तों मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग में नहीं थे, है ना। देखिए मैं फ्रांस की क्रांति यहाँ पर डिटेल से पढ़ना चाहिए आप लोग को, है ना, क्योंकि देखिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं कि डिटेल से हम चैप्टर वाइज लाइन बाई लाइन पढ़ा दे, आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से अब, है ना। समय इसमें ज्यादा दिया नहीं गया, अगर 4-5 महीना समय रहता तो इसको लाइन बाई लाइन भी हम पढ़वा देते, है ना, क्योंकि वहां पर समय लगता। तो इसको आपको पढ़ लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, यहाँ से सवाल आपको बहुत सारा बनेगा, क्योंकि यही आपका मेन सिलेबस में यही है ना, 9th-10th ही मेन सिलेबस है सोशल साइंस वाले, है ना। और इसके अलावा आपका कम से कम 80% जो सवाल बनता है वो 9-10 से ही बनेगा। 20% सवाल दोस्तों इधर उधर से आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। तो फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग नहीं था दोस्तों, पादरी वर्ग तो था, कुलीन वर्ग भी था, व्यवसायी और किसान भी था, सम्राट वर्ग कोई नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। पादरी वर्ग जो था फर्स्ट स्टेट में आता था, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में आता था, और व्यवसायी और किसान तृतीय स्टेट में आता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बास्तिल का पतन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बास्तिल का पतन।
बास्तिल का जो किला था दोस्तों, पहला सवाल ही हम लोग देखे थे, इसका पतन कब हुआ था, इसको ढहा दिया गया था, तो इसको लोग कब ढहाए थे, कब गिराए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1789 ईस्वी, है ना, 15 जुलाई, है ना, 15 जुलाई 1789 याद रखिएगा, बास्तिल का किला को ध्वस्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, बास्तिल का किला को ध्वस्त कर दिया गया था 15 जुलाई 1789। अगला प्रश्न है कि द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे, तो द्वितीय स्टेट में प्रथम में थे आपके पादरी, दूसरे में थे आपके कुलीन वर्ग, है ना, यानी कि कुलीन वर्ग हो जाएगा द्वितीय स्टेट। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा पादरी और तृतीय में हो जाएगा व्यापारी और किसान वर्ग। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ये बहुत एक सवाल आपको फिक्स है कि पूछ ही लेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सॉरी, अगला सवाल है कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे। देखिए उस समय फ्रांस में क्या था ना कि फ्रांस की क्रांति हुई, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया था, इतना ज़्यादा उस समय महंगाई बढ़ गया था, फ्रांस इतना ज़्यादा कर्ज में डूब गया था कि वहाँ जो पाव रोटी मिलता था, है ना, जो खाने के लिए जो होता था दोस्तों, उसकी कीमत आसमान छू रहा था। और इसी वजह से लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, गाँव में, देहात में, छोटे छोटे शहरों में संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रही थी, है ना, दुकानों में लूटपाट मची थी। तो ये आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों, वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का क्या कर रहे थे, तो विरोध कर रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था दोस्तों, बताइए। बास्तिल का जो किला था, है ना, इसको किस बात का प्रतीक था, स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, या फिर निरंकुश शक्तियों का। तो न ही ये स्वतंत्रता का था, न ही समानता का और न ही बंधुत्व का, ये निरंकुश शक्तियों का दोस्तों ये प्रतीक था, इसीलिए लोगों ने इसको ध्वस्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर। मैं फास्ट चल रहा हूं, आपको थोड़ा फास्ट चलना है ना, समय के अभाव को देखते हुए तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था दोस्तों, तृतीय स्टेट में कौन शामिल नहीं था, तो तृतीय स्टेट में अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान और कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग दोस्तों आपके दूसरे स्टेट में थे, है ना, कुलीन वर्ग किसमें थे, तो दूसरे स्टेट में थे, इसीलिए कौन नहीं था, तो कुलीन वर्ग दोस्तों तृतीय में नहीं था, याद रखना है। कर्मचारी थे, अदालती कर्मचारी वगैरह, कोई वकील वगैरह इसी में थे आपके, बड़े व्यवसायी भी इसी में थे, किसान भी इसी में थे, मजदूर भी इसी में थे, है ना। तो तृतीय स्टेट में मतलब कुछ बुद्धिजीवी लोग भी थे, कुछ बड़े बड़े लोग भी थे और छोटे मजदूर भी इसमें शामिल थे आपके। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि कुलीन वर्ग इसमें नहीं था। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर है कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का जो आरंभ हुआ था ये किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है दोस्तों, तो बास्तिल का पतन। जी हाँ, सबसे पहले बास्तिल का पतन ही हुआ था, है ना, लोगों यहाँ पर हमला कर दिए थे और इसको पतन कर दिए, ध्वस्त कर दिए। आंसर हो जाएगा बास्तिल का पतन ही वो घटना है जो फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ होता है। और फ्रांसीसी क्रांति ही दोस्तों पूरे यूरोप में दोस्तों राजतंत्र को समाप्त कर दिया और धीरे धीरे वहां पर लोकतंत्र स्थापित होना शुरू हो गया था, है ना। वो धीरे धीरे हम लोग आएंगे जब रूस की क्रांति पढ़ेंगे ना, फिर 9th में ही अगला चैप्टर है रूस की क्रांति आपका। अगला है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसानों से सभी कार्य करवाए जाते थे दोस्तों, है ना। जो भी टैक्स होता था वो तीसरे स्टेट के लोग ही देते थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग टैक्स वगैरह कुछ नहीं देते थे, है ना। वो सब बैठे बैठे खाते थे खाली, है ना, और मोटाते थे। तीसरे स्टेट के जो लोग थे वही लोग टैक्स देते थे, सारा कुछ करते थे। तो वही कह रहा है कौन सा कार्य नहीं करते थे, कुलीन वर्ग की सेवा तो करते ही थे, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना ये कार्य नहीं करते थे। कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करते थे, बिल्कुल सही। सड़कों के निर्माण में सहयोग करते थे, ये भी ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि इस स्कूली शिक्षक के रूप में वो सेवा नहीं देते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सभा ने, है ना, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया। जी हाँ, राष्ट्रीय सभा ने संविधान कब तैयार किया ये आपको बताना है। तो देखिए वहां पर 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, फिर वहां पर राजतंत्र समाप्त होता है और वहां पर दोस्तों संविधान तैयार होता है 1791 ईस्वी में, है ना। आंसर हो जाएगा 1791 ईस्वी फ्रांस में दोस्तों संविधान तैयार किया गया था 1791 में। अगला सवाल है आपका कि पादरी
जी हाँ, जो पादरी वर्ग होते थे वो किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? तो पादरी जो होते थे प्रथम स्टेट में आते थे, है ना, और दूसरे में कुलीन आते थे, तृतीय में आपको मजदूर वर्ग आते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, पादरी वर्ग। सबसे उच्च श्रेणी में यही थे पादरी वर्ग आपके, है ना जी। चलिए, और ये कौन सा वसूल करते थे कर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। पादरी वर्ग जो था दोस्तों टैक्स लेता था, वो धार्मिक कर लेता था, है ना, चर्च के लिए धार्मिक कर लेता था, है ना। वो भी आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको पूछा जाता है। प्रश्न है कि फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? तो फ्रांस के किन स्टेट को दोस्तों कर से छूट था? तो प्रथम स्टेट जो पादरी वर्ग था और द्वितीय स्टेट जो आपका कुलीन वर्ग था, ये दोनों जो था ना, ये टैक्स नहीं पे करता था ना। तो टैक्स आखिर पे कौन करता था? तो तृतीय स्टेट के जो थे मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, वो टैक्स देते थे। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम और द्वितीय दोनों स्टेट जो थे वो टैक्स वसूल नहीं करते थे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो टैक्स नहीं देते थे। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासक किसके हाथों में रहा था? बताइए, 10 अगस्त 1792 से 20 अगस्त 1792 तक फ्रांस का जो शासन था वो किसके हाथ में रहा था? लुई 16वां नहीं, लफायेत, ये भी गलत है, फ्रांसीसी सेना, पेरिस कम्यून के हाथों में रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, ये आपको ध्यान रखना है, पेरिस कम्यून के हाथों में था। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। किसानों की जो जनसंख्या थी दोस्तों वो 90% थी और मात्र 10% लोग पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे। 90% यहाँ पर ये सारे लोग थे, यानी कि 90% जो ये लोग थे ये आपको सारे टैक्स देते थे। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दोस्तों डी नंबर। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप सभी के लिए कितना मेहनत करके ये क्वेश्चन तैयार किया जाता है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों। कितनी शर्म की बात है ना, कितनी शर्म की बात है कि आप लोग कम से कम लाइक तो कर दीजिए, है ना। चुपचाप देखते हैं और शर्मिंदगी की तरह निकल देते हैं, है ना। एक लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न है 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? बताइए। तो 18वीं सदी में दोस्तों फ्रांस में किसानों से जो प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे, एक तो किसानों से लिया जाता था, है ना, एक आपको लिया जाता था किसान से ले रहा है ना, ये प्रत्यक्ष कर लेता था किसान से, और एक लेता था दोस्तों पादरी वर्ग जो था वो धार्मिक कर लेता था। तो जो टाइल था ना, जो टाइल जो कर था, ये टाइल एक प्रकार का कर लिया जाता था, ये लिया जाता था प्रत्यक्ष कर था दोस्तों आपका किसानों से, और एक कर था आपका टाइद, है ना, एक कर था आपका टाइद। तो टाइल और टाइद को आपको याद रखना है। टाइद जो था ये कर, ये धार्मिक कर था ना, ये कैसा कर था? तो ये धार्मिक कर था, पादरी वर्ग के दोनों के द्वारा लिया जाता था दोस्तों आपके, है ना, याद रखिएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि सितंबर सम्मेलन में लुई 16वां के लिए क्या दंड निश्चित किया गया था? जी हाँ, लुई 16वां जो वहां का राजा था दोस्तों, उसको क्या कर दिया गया था? मृत्यु दंड दे दिया गया था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो गया। ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था? है ना, इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से दोस्तों छूट था? तो टैक्स कौन नहीं देता था? तो पादरी वर्ग नहीं देता था। और कौन नहीं देता था भाई? तो और कौन नहीं देता था? बड़े व्यवसायी तो देता ही था, है ना, वकील भी देता था, छोटे किसान भी देते थे। पादरी वर्ग ही थे जो टैक्स नहीं देते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर कि सन 1774 में लुई 16 सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था? जी हाँ, जब ये सम्राट बना दोस्तों तो फ्रांस पर दोस्तों 12 लिब्रे, है ना, 12 लिब्रे की यहाँ पर क्या थी? तो कर्ज लगा हुआ था, है ना। प्रश्न है कि लुई 16वां जब सम्राट बना तो राजकोष आखिर खाली क्या था? कारण क्या था? कि क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे आपका, है ना, क्योंकि सरकार वर्साय के महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च करती थी, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी बी दोनों हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंग्लैंड उस समय क्या था ना, इंग्लैंड
का अधिकार था दोस्तों अमेरिका पर, और अमेरिका का मित्र था फ्रांस। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों अब फ्रांस हेल्प कर रहा था अमेरिका को, सारा उधर पैसा खर्च कर दिया, है ना, इस पर कर्ज लद गया, बहुत सारा कारण था, और भी बहुत कारण था दोस्तों, है ना, तो इसी वजह से इस पर इतना ज्यादा कर्ज था, पूरा राजकोष खाली था। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, लुई 16 को मृत्यु दंड कब दिया गया था? जी हाँ, इसको मृत्यु दंड जो दिया गया था वो आपको 1793 ईस्वी में इसको मृत्यु दंड दे दिया गया था, है ना, 1793 21 जनवरी, है ना, 21 जनवरी 1793 को इनकी मृत्यु दंड हुआ था लुई 16वां को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? तो प्रत्यक्ष कर मैंने अभी बताया दोस्तों, जो आपको किसानों के द्वारा दिया जाता था प्रत्यक्ष कर, वो था आपका टाइल, है ना, टाइल जो था ये प्रत्यक्ष कर था, टाइल। ठीक है, और एक था आपका टाइद, तो ये टाइद जो था दोस्तों ये धार्मिक कर था, ये भी आपको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है आपका, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? सती प्रथा, बेगार प्रथा, दास प्रथा और सामंत प्रथा। तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने दोस्तों दास प्रथा का अंत किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? है ना, तो निम्न में से किस दार्शनिक ने दोस्तों जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? वो था आपका जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जॉन लॉक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। रॉबस्पियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉबस्पियर जो था इसको गुलेटिन पर कब चढ़ाया गया था? देखिए गुलेटिन क्या होता था ना कि एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर है ना, और यहाँ पर मनुष्य को क्या किया जाता था? लिटा दिया जाता था ना, यहाँ पर लिटा दिया जाता था, और ऊपर से दोस्तों एक धारदार हथियार इसके मुंडी पर गिरता था, और इसका मुंडी क्या होता था? मुंडी अलग हो जाता था। यही था गुलेटिन। गुलेटिन पर इसको चढ़ा दिया गया था रॉबस्पियर को। कब चढ़ाया गया था? रॉबस्पियर को आखिर चढ़ाया क्यों गया था, ये भी हम आगे समझेंगे अभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जुलाई 1794 हो जाएगा, है ना, 1794 ईस्वी में इसको गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर है कि इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो भाई साहब मैंने अभी आपको बताया था ना, एक तो था आपका टाइल जो आपका प्रत्यक्ष कर था, और एक था आपका टाइद, है ना, टाइद द आ गया तो ये धर्म वाला हो जाएगा, है ना, टाइद द जो था ये धार्मिक कर था दोस्तों, और ये चर्च द्वारा लिया जाता था, याद रखिएगा, पादरी वर्ग के द्वारा, है ना, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जिरोंदिस्ट दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? जिरोंदिस्ट दल दोस्त के द्वारा यहाँ पर एक जिरोंदिस्ट दल के द्वारा दोस्तों एक नया आपका मुद्रा चलाया गया था, वो था आपका कागज का नोट। जी हाँ, वो किस चीज का नोट था? तो वो कागज का नोट था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है कि निम्न में से फ्रांस की कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने लोग भेजते थे? जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा राजनीतिक संस्था था? जी हाँ, जहां तीनों स्टेट के जो लोग थे अपने लोग भेजते थे, वो था स्टेट जनरल। उसको क्या कहते थे? स्टेट जनरल कहा जाता था, जहां पर लोग अपने भेजा जाता था, है ना, और वहीं पर सारा निर्णय होता था कि आगे टैक्स क्या लगेगा, क्या क्या होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर सवाल कि 1789 में, प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जब क्रांति हुई थी 1789 में, तो उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी 2.8 करोड़ जनसंख्या थी दोस्तों। कितनी जनसंख्या थी? 2.8 करोड़ वहां की जनसंख्या थी। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आपका 37 नंबर। रॉबस्पियर को गुलेटिन की भेंट चढ़ाया गया था।
बताइए, रॉबेस्पियर को अभी बताए थे ना, इसको गुलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, इसका जो मुंडी है धड़ से अलग कर दिया गया था, वो था आपका 1794 ईस्वी, है ना। 1794 ईस्वी में इसको गुलेटिन पर चढ़ाया गया था। लिब्रे क्या था दोस्तों, बताइए। लिब्रे पूछा जाता है सवाल कि लिब्रे आखिर क्या था, तो लिब्रे कुछ नहीं था, फ्रांस की मुद्रा थी, है ना। फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो लिब्रे थी। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं था। तो 1791 में जो संविधान बनता है फ्रांस में, है ना, उसमें कौन सी विशेषता नहीं थी दोस्तों, ये बताना है। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, ठीक है। इसने स्त्री और पुरुष अधिकारों की घोषणा की, ये भी ठीक है। कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था, ये भी ठीक है, क्योंकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला था वहां, है ना। बोलने की आजादी नहीं दी गई थी, ये वाला होगा नहीं होगा। आंसर नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। बोलने की आजादी दी गई थी, है ना, यहां नहीं दे दिया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। प्रश्न है कि डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता, जैसे राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बना, तो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बना, वो सैनिक तानाशाह कौन था दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ, अब नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है कहाँ, तो फ्रांस में आपका, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है फ्रांस में। अगला सवाल है आपका कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है, बताइए। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है, रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, लॉक है या फिर वोल्टेयर हैं। तो इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो है लॉक साहब। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक दोस्तों मॉन्टेस्क्यू है। कौन है, मॉन्टेस्क्यू, है ना, मॉन्टेस्क्यू है दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 43 नंबर। 43 कह रहा है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते थे। सीधे राज्य को जो अदा होता था उसको कहते थे टाइल, और एक प्रत्यक्ष कर था दोस्तों, है ना, टाइल आपका। और टाइद कैसा था, तो ये धार्मिक कर था दोस्तों, है ना, जो आपके पादरी वर्ग के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44 नंबर। 44 सवाल कह रहा है कि महिलाओं, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करना है ना। फ्रांस में जो महिलाओं का वोट देने का अधिकार जो था ना, बहुत बाद में मिला है, और वो कब मिला आपका, तो 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में जाकर के दोस्तों कहीं महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिलता है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 1946 में, है ना। अगला सवाल है आपका 45 नंबर। 45 प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी। तो फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी इसको आहूत क्यों की गई थी, है ना। तो ए बी सी डी, डी नंबर ऑप्शन यहाँ है। फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु, ठीक बात है। फ्रांस सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, ये भी ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है और बी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नेशनल असेंबली को आहूत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न है कि स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्टेट जनरल के आह्वान पर दोस्तों तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन जो होता है वो 1789 में होता है, ठीक है। 1789 में होता है नेशनल असेंबली का गठन। अगला प्रश्न है आपका कि क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया था। जी हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है क्योंकि ये इंडिया से संबंधित है। क्रांतिकारी, देखिए फ्रांस में जो क्रांति होती है ना, तो ये जो फ्रांस में जो क्रांति हुई है उसके विचार का किसने समर्थन किया था ना। फ्रांस में जिस अनुसार से क्रांति हुई है ना, वहां पर जो राजतंत्र समाप्त होकर के लोकतंत्र आया, उसका समर्थन किसने कर रहा था, तो टीपू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय, हैदर अली तथा स्वामी दयानंद सरस्वती, बहादुर शाह जफर तथा स्वामी विवेकानंद, या फिर आपका डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय जो थे इसका समर्थन कर रहे थे। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है कि फ्रांस की क्रांति का समर्थन किसने किया था। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 सवाल कर रहा है कि नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था। तो ये कब किया था दोस्तों? तो ये 1789 ईस्वी में किया था, है ना। टैक्स, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, है ना। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में अभी भी आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे पीछे की जितनी क्लासेज हुई है ना। ये नंबर है 7857824310। ठीक है, चलिए। तो टाइद क्या था दोस्तों? तो टाइद जो था दोस्तों एक धार्मिक कर था, मैंने अभी बताया। और टाइल क्या था? तो टाइल एक प्रत्यक्ष कर था, ये भी मैंने अभी आपको बताया, जो किसानों के द्वारा दिया जाता था। अगला सवाल है आपका 50 नंबर। 50 है कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता था। चर्च के जो विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति होते थे, इसके समूह वर्ग को कहते थे पादरी वर्ग, है ना। क्योंकि पादरी वर्ग ही था दोस्तों प्रथम स्टेट में, और यही सारे विशेष कार्य करते थे, जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे। इनका कहना ही था कि हमको किसने भेजा है? तो भगवान ने भेजा है ना। आंसर हो जाएगा आप नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 51 नंबर। प्रश्न है कि 1774 में, 1774 की ये वही दिन है जब लुई 16वां बनता है दोस्तों फ्रांस का राजा, है ना। तो फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन होता है 1774 ईस्वी में? तो वो कोई और नहीं, लुई 16वां था आपका। लुई 16वां कौन से राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश का था आपका, है ना। बुर्बो राजवंश का था दोस्तों आपका लुई 16वां। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, लुई 16वां बुर्बो राजवंश। अगला है आपका 52 नंबर सवाल। प्रश्न है कि सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना था? तो संविधान मैंने बताया ना 1791 ईस्वी में यहाँ पर संविधान बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? जी हाँ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। सबसे सफलतम माना जाता है क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब, और वो कोई और नहीं जैकोबिन क्लब था। क्या नाम था इसका? जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब का जो नेता था दोस्तों वो कौन था? रोबेस्पियर, है ना। रोबेस्पियर को गुलेटिन पर चढ़ाया गया था ना 1794 में, वो भी आप याद रखिएगा, है ना। रोबेस्पियर जो था ये जैकोबिन क्लब का सबसे महत्वपूर्ण नेता वही था आपका। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों ये शुरुआत होती है आपकी किस शहर में? तो पेरिस में होती है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 1789 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर कि फ्रांस गणतंत्र कब बना? तो फ्रांस गणतंत्र कब बना था जी? हाँ ना, 1791 में दोस्तों यहाँ संविधान बनता है, और 1792 में दोस्तों ये गणतंत्र बन जाता है आपका। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1792 ईस्वी में। ठीक है, 1792 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका 56 नंबर कि किस आरोप में लुई 16वां को मौत की सजा सुनाई गई थी? जी हाँ, तो लुई 16वां को मौत की सजा दी गई थी, और किस आरोप में दी गई थी? तो राजद्रोह के आरोप में, है ना। राजद्रोह के आरोप में इसको मौत की सजा सुना दी गई। इसकी जो पत्नी थी उसको भी दोस्तों आपका मौत की सजा दे दिया गया था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट कोई और नहीं था, ये फ्रांस का आपका सम्राट था, है ना। फ्रांस का सम्राट था। आपको बताना है ये फ्रांस का सम्राट कब बना था, मैंने आपको ऊपर ही बता चुका था। जर्मनी नहीं, फ्रांस का सम्राट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। फ्रांस का सम्राट था आपका। अगला सवाल है आपका 58 नंबर। नेपोलियन फ्रांस सम्राट कब बना? जी हाँ, नेपोलियन जो था ये फ्रांस का सम्राट कब बना, ये सवाल आपका आ चुका है। 1792, 1793 या फिर 1804 या फिर 1815 में आपका ये बना था। तो देखिए नेपोलियन जो बना था दोस्तों फ्रांस का सम्राट, ये बनता है आपको 1804 ईस्वी में, है ना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो बनता है ये फ्रांस का सम्राट बनता है, याद रखना है 1804 ईस्वी। अगला सवाल है आपका 59 नंबर।
वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना है ना, वीडियो को लाइक कर देना है, जितने लोग लाइव हैं और जो लोग बाद में देखते हैं वो भी लाइक कर देना है दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। कुछ लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे, सॉरी कौन लोग दोस्तों जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे, ये बताना है। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन नहीं थे? छोटे दुकानदार तो थे, है ना, कारीगर वर्ग भी थे, दिहाड़ी मजदूर भी थे। पादरी वर्ग क्यों रहेगा भाई? पादरी वर्ग थोड़ी रहेगा इसका क्लब का सदस्य, क्योंकि पादरी वर्ग तो चाहिए था राजतंत्र ना, पादरी वर्ग को तो राजतंत्र चाहिए था, है ना, इसीलिए पादरी वर्ग इसमें नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। आतंक की राज्य किसने स्थापित किया? बहुत अच्छा सवाल है। आतंक का राज्य, फ्रांस में दोस्तों आतंक का राज्य रोबेस्पियर, है ना, रोबेस्पियर दोस्तों आतंक का राज्य। जो कौन था? रोबेस्पियर कौन था? तो जैकोबिन क्लब का जो नेता था वही था रोबेस्पियर। ये इतना ज्यादा मतलब कि वहां पर उत्पात मचाने लगा ना, इसके खिलाफ जो भी बोले दोस्तों उसको गुलेटिन पर चढ़ा दे, है ना, इसके जो समर्थक में थे उसको भी गुलेटिन पर चढ़ा दिया जा रहा है। तो क्या करे भाई साहब इसको? तो इसको भी दोस्तों अदालत के द्वारा मतलब कि इसको निष्कासित करके इसको भी बुलेटिन पर चढ़ा दिया सब लोग मिल करके, है ना। तो ये था आतंक का राज्य कहा जाता है रोबेस्पियर को, है ना। किसने स्थापित किया था? रोबेस्पियर को। बहुत जबरदस्त खत्म आदमी था ये, है ना। शुरू तो बड़ा बढ़िया था लेकिन बाद में जाके गड़बड़ा गया था। अगला है कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, है ना। वाटरलू का जो युद्ध होता है वो होता है दोस्तों 1815 ईस्वी में, है ना। वाटरलू का युद्ध कब होता है? 1815 ईस्वी में होता है आपका वाटरलू का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62 नंबर। 62 नंबर सवाल है कि उन देशों के नाम जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। जी हाँ, उन देशों का नाम बताइए दोस्तों जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। वो था दोस्तों आपका प्रसा, है ना, वो था आपका परसा और वो था आपका ऑस्ट्रिया, है ना। वो कौन था? परसा और ऑस्ट्रिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है ओलंप दे गूज कौन थी? बताइए ओलंप दे गूज कौन थी? तो ओलंप दे गूज कोई और नहीं, एक महिला थी। और ये महिला कैसी महिला थी? तो एक क्रांतिकारी महिला थी दोस्तों। फ्रांस में क्रांतिकारी महिला थी आपकी, है ना, ओलंप दे गूज। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। कह रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पुस्तक जो था दोस्तों किसका था? ये रूसो का पुस्तक था। किसका है दोस्तों ये पुस्तक? ये पुस्तक है आपका रूसो महोदय का। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। ओलंप द गूज क्रांतिकारी महिला। अगला है जैकोबिन क्लब का नेता। हाँ, आ गया जैकोबिन क्लब का नेता और बड़ा खत्म आदमी था जैकोबिन क्लब का नेता। बड़ा उत्पात मचाया दोस्तों फ्रांस में, है ना। जिसको भी मतलब कि थोड़ा बहुत तो इसके समर्थन वाले भी व्यक्ति रहे, थोड़ा सा ही कुछ जहां बोले तुरंत गुलेटिन पर चढ़ा देता था, धड़ अलग कर देता था, सर अलग कर देता था दोस्तों। तो जैकोबिन क्लब का नेता, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? रोबेस्पियर, है ना। कौन था? वो था आपका रोबेस्पियर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई थी? तो फ्रांसीसी कॉलोनियों में दोस्तों दास्ता कब समाप्त हो गई थी? 1757, 1857, 1848, 1947। तो फ्रांसीसी कॉलोनियों में दोस्तों दास्ता जो समाप्त हो गई थी वो 1848 में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि तृतीय स्टेट क्या है? ये जितने सवाल है ना एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहीं से, क्योंकि मेन तो सब्जेक्ट आपका 9, 10 ही है ना। जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं 9, 10 ही आपका तो मेन है। यहीं से आपके 80% सवाल बनेंगे। इसी में से घुमा फिरा करके पूछेगा आपको, है ना, हल्का भी पूछ सकता है, घुमा फिरा करके पूछ सकता है। तो इसका बुक पढ़ना जरूरी है, बुक इसका जरूर पढ़ लीजिएगा और ये टेस्ट आप जरूर लगाइएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप में, है ना। हमारा नंबर है 7857824310,
जी हाँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। मात्र 499 इसमें चार्ज है, उसके बाद ही आपको इसमें मिलेगा। 499 इसमें चार्ज है, वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा इसी नंबर पर। ये व्हाट्सएप भी है, यही नंबर फोन पे गूगल पे भी है, जहां आपको पे करके व्हाट्सएप करना है ना, स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहां पर बहुत सारे लोग 300-400 लोग आपके जुड़ गए हैं। आप भी वहां पर जुड़ करके, अब 2 महीना आपके पास समय है, ज़्यादा समय नहीं है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। तीसरा स्टेट क्या है, नाम से प्रचार पुस्तिका किसने लिखी थी? तीसरा स्टेट क्या है, इस नाम से प्रचार पुस्तिका लिखी थी दोस्तों, किसने? तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। मिराबियो, आबेसिये, मोंटेस्क्यू या फिर रूसो? क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका आबेसिये, है ना। किसने लिखा था? आबेसिये। याद रखिएगा, नाम तो जबरदस्त है। किसने लिखा था? आबेसिये लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, कह रहा है 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासन काल में हुई थी? तो बहुत ही आसान सवाल है। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, लुई कौन था? 16वां था। कौन सा राजवंश? तो बुर्बो राजवंश, है ना। और इसको गुलेटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो 1794 में। अगला प्रश्न है, 92 में चढ़ाया था ना, हाँ 92 में। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर की, फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया था दोस्तों? तो फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था? ऑप्शन है आपके नीचे, ऑप्शन है पादरी वर्ग, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या फिर सम्राट ने। तो पादरी क्यों करेगा ऐसा? पादरी ऐसा थोड़ी करेगा, राजतंत्र समाप्त करेगा, ये तो करेगा नहीं। नेशनल असेंबली भी नहीं था, है ना, नहीं सम्राट था, ये कन्वेंशन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। मनेर क्या था दोस्तों, बताना है। मनेर क्या था? मनेर क्या था? भवन था, गांव था, स्टेट था? इनमें से कोई नहीं। मनेर न ही भवन था, न ही गांव था। मनेर जो था एक स्टेट ही था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा आपको, है ना। बहुत मेहनत लगा था इसको बनाने में, है ना। पूरा किताब से क्वेश्चन को छांटना, ऑप्शन बनाना, टाइपिंग करना, है ना। आपको लगता है इतना आसानी से आपको मिल जाता है, इतना आसान नहीं है ना। बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई भी टेस्ट अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि यूट्यूब पर कोई लगा रहा है चैप्टर वाइज, और वो भी एकदम मतलब कि सटीक, है ना। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये चैप्टर 1 आज देखिए हम कंप्लीट कर दिए। ऐसा नहीं समझिए कि चैप्टर 1 हो गया तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें और क्वेश्चन है। अभी एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगा, है ना, एनसीईआरटी हम सीरीज जो चला रहे हैं इसको अच्छे तरीके से एक बार कंप्लीट कर ले 10th क्लास तक सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद दोस्तों, है ना, 20-20 सवाल या 25-25 सवाल, जैसे कि हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा तो हिस्ट्री से मैं लगभग 25 सवाल करवाऊंगा, है ना। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन ठीक ठाक रहेगा तो इससे भी हम 20 या 25 क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। पॉलिटी से भी हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करवाएंगे, और इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन का डेली टेस्ट चलेगा आपका, ठीक है। यानी कि 80 सवाल का आपका डेली हम टेस्ट लेंगे, ताकि आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, है कि नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, प्रश्न नहीं, अब प्रश्न खत्म हो गया है ना। अब ये चैप्टर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये हमारा नंबर है, आप इसमें जुड़ जाइएगा ताकि आपको यहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा। कैसा लगा ये आपका वीडियो बताइएगा दोस्तों। हमारा नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे मटेरियल पीछे वाला भी मिल जाएगा, और आगे जो क्लास होती है वो भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सवाल थे एग्जाम के व्यू से, और इसी प्रकार से डेली आपको टेस्ट होती है रात में 9 बजे से, है ना। तो 9 बजे आपको जुड़ जाना है ना। 9 बजे आपको डेली जुड़ना है ना। 9 बजे से ही आपकी क्लास चलती है, ठीक है। ये नंबर है आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यही नंबर है आपका व्हाट्सएप नंबर भी। जो भी आपका पे करेंगे ना तो स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर ग्रुप में जोड़ा जा सके, है ना। तो पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप जरूर करना है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है ना। और पे करके आपको मिल जाएगा, फिर तुरंत में आपको सारा पीछे वाला मटेरियल सब चीज़ आपका। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, है ना। एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, है ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग तो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, कैसे छोड़ देंगे जी। जाने देंगे अपने हाथ से, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, चाहे जो हो जाए, जी जान लगा देना है कि नहीं। एकदम जी जान लगा देना है ना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जितने लोग लगे हैं एकदम जी जान से लगाइए, भगवान के नाम लेकर के एकदम पूरी तैयारी कीजिए, जोर शोर से, दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। प्रैक्टिस सेट बनाइए, उसका आपको मतलब पूरा उसका डिस्कशन कीजिए, है ना। गूगल से जहाँ से मिले वहाँ से आपको पढ़िए दोस्तों, है ना। चलिए, तो और किताब को जरूर पढ़िएगा, है ना। और कल फिर होगी 3 बजे आपकी क्लास, है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करिए मन लगा करके। थैंक यू।